नेक्स्ट है आपका म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन मतलब एनी टाइप ऑफ चेंजेस, है ना। तो बोलते हैं कि हेरिडिटरी चेंजेस, hereditary changes occur in genetic material of an organism। किसी भी टाइप का अगर हेरिडिटरी चेंज होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? म्यूटेशन। ठीक है, अभी तक हम म्यूटेशन का डेफिनेशन क्या पढ़ रहे थे? म्यूटेशन का डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि ये आपका डीएनए है या ये आपका जीन है। ठीक है, इसमें अगर कहीं पे भी किसी भी टाइप का चेंज होता है, जैसे यहाँ पे खादा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो ये चेंज है। यहाँ से कोई न्यूक्लियोटाइड बाहर निकल गया मतलब डिलीट हो गया तो भी ये चेंज है। यहाँ से हम बोलेंगे कि इतना बड़ा जो फ्रैगमेंट है ये कट हो गया तो भी ये चेंज है। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि यहाँ पे एक बेस पेयर था या एक नाइट्रोजन बेस था जिसके ऊपर आपने मिथाइलेशन किया है, तो ये भी आपका क्या है? चेंज है ना। तो किसी भी टाइप का चेंज अगर आप करते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। बट जो भी चेंजेस होते हैं ना, जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस जो है वो हेरिडिटरी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ऐसे क्यों बोल रहे थे कि हेरिडिटरी होनी चाहिए तभी अपन उसको म्यूटेशन बोलेंगे। जैसे कि अपन ने पढ़ा है कि डीएनए है और डीएनए के ऊपर आपके पास में नंबर ऑफ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आपको जीन को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? उसके लिए अपन एसिटाइलेशन करते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं? एसिटाइलेशन करते हैं। अगर डीएनए जो है, जीन जो है उसको एक्सप्रेस आपको नहीं करना है तो अपन एसिडिल ग्रुप को निकालते हैं, तो ये भी तो चेंजेस है। समझ में आया क्या? अगर आपको कोई जीन का जो फ्रेगमेंट है, ठीक है, कोई जो जीन का जो फ्रेगमेंट है इसको आपको मिथाइलेट करना है। क्यों मिथाइलेट करना है? क्योंकि इसको परमानेंट आपको ऑफ करना है। जैसे आपके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है, तो जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये आपका फीमेल में एक्स क्रोमोसोम है तो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, बट आपको नहीं पता कि कौन से एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मिथाइलेशन होगा। कोई ना कोई एक के ऊपर होगा, है ना। क्योंकि अपन क्या कहते रहे कि 2 हमारे काम के नहीं होते, एक ही हमारे काम का होता है। तो अपन क्या करते हैं, जो दूसरा काम का नहीं है उसको अपन परमानेंटली हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में भेज देते। थ्रू आउट लाइफ वो हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में रहता है। उसको अपन ने बार बॉडी बोला था, याद आ रहा है क्या? ये पढ़ा है ना अपन ने। तो आपका जो क्रोमोसोम है, ठीक है, आपका जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर ये मिथाइलेशन हुए हैं, बट ये मिथाइलेशन आगे वाले जनरेशन में पास होंगे इसकी गारंटी नहीं है। समझ में आएगा? और ये मिथाइलेशन अगर हो गए तो आगे वाले जनरेशन में पास होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता। ठीक है, तो जो भी अपन चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस क्या होने चाहिए? हेरिडिटरी होनी चाहिए। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने मिथाइलेशन किया तो म्यूटेशन हो गया, मैंने एसिटाइलेशन किया तो म्यूटेशन हो गया, या ड्यूबिटाइलेशन किया तो म्यूटेशन हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका जो भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसमें जो भी डीएनए होते हैं उसके ऊपर आप कोई भी चेंज करो बट वो आपका हेरिडिटरी होना चाहिए। तो किसी भी टाइप का हेरिडिटरी चेंज जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब हेरिडिटरी का मतलब क्या है? हेरिडिटरी का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो पास होना चाहिए। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो पास होना चाहिए, तभी अपन उसको क्या बोलेंगे? म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल 18 इयर्स का है, ठीक है, इसको ये 18 इयर्स का है, इसमें म्यूटेशन हो गया जेनेटिक मटेरियल में और म्यूटेशन के कारण इसको कैंसर हो गया। ठीक है, इसको क्या हो गया?
कैंसर हो गया। अब कैंसर हुआ, इसकी शादी नहीं हुई, तो ये अपना जीन नेक्स्ट जनरेशन में पास कैसे करेगा? समझ में आ रहा है क्या? अर्ली एज में कोई भी डिसऑर्डर हो गया, किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से। और वो अगर अपना जीन नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं कर पा रहा है, मतलब ये चेंजेस हेरिडिटरी नहीं है। डिसऑर्डर ऐसे भी होते हैं। प्रोजेरिया सुना है क्या? प्रोजेरिया सुना है क्या? हाँ, अमिताभ बच्चन का वो मूवी आया था ना, पा, है ना? तो अगर उस टाइप का डिसऑर्डर हो गया, जैसे अपन बोलते कि 5, 8 या 10 ईयर्स या 15 ईयर्स से पहले उसका डेथ हो रहा है इंडिविजुअल का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें आपका जो इंडिविजुअल है जिसमें म्यूटेशंस हुए हैं, वो आगे वाले जनरेशन में अपना म्यूटेशन पास नहीं कर पा रहा है। अगर म्यूटेशन पास नहीं कर पा रहा है तो क्या उसको अपन म्यूटेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? डेफिनेशन के हिसाब से डेफिनेशन गलत नहीं है। तो उस टाइप के चेंजेस को क्या हम म्यूटेशन बोल सकते हैं? हाँ, नहीं बोल सकते हैं। तो वो तो है ना म्यूटेशन, अपन बोलते हैं म्यूटेशन के कारण कैंसर हुआ। तो हेरिडेटरी चेंजेस जो है, इसका मतलब अलग अलग होता है। जैसे ये एक हेरिडेटरी चेंज है, और ये आपका अनुवांशिक है ना, फादर से प्रोजेनी की तरफ बढ़ रहा है, ये हेरिडेटरी है। अगर कोई एक सेल है और इसमें जेनेटिक चेंजेस हो गए, तो इसका डिवीजन होने के बाद में 2 सेल बन गए, तो क्या ये हेरिडेटरी नेचर नहीं है क्या? है ना? एक सेल से 2 सेल बनते, तो डिसेंडेंट जो होता है, डिसेंडेंट मतलब जो आगे की जनरेशन जो है, वो इंडिविजुअल सेल हो सकता है या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो अब हेरिडेटरी का मतलब समझना है, हेरिडेटरी चेंजेस आर इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हेरिडेटरी बोला है तो वो म्यूटेशन एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होना चाहिए। वो आपका सेल लेवल पे आप पढ़ सकते हो या ऑर्गेनिज्म लेवल पे पढ़ सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? सेल लेवल और ऑर्गेनिज्म लेवल की अगर अपन बात करते हैं, तो इस केस में म्यूटेशंस जो है ये 2 टाइप के हो जाते हैं। म्यूटेशंस जो है ये 2 टाइप के हो जाते हैं। एक होता है सोमैटिक म्यूटेशन, एक क्या होता है? सोमैटिक म्यूटेशन, और एक होता है जर्म लाइन म्यूटेशन। ठीक है, सोमैटिक म्यूटेशन और दूसरा क्या है? जर्म लाइन म्यूटेशन। यहाँ किसी को डिफिकल्टी है क्या? अब देखो, जर्म लाइन किसको बोलोगे और सोमैटिक किसको बोलोगे? सोमैटिक म्यूटेशन आपको इस केस में देखने को मिलता है। सोमैटिक म्यूटेशन कभी भी आपका वन इंडिविजुअल टू इट्स प्रोजेनी पास नहीं होता, फादर से प्रोजेनी में कभी पास नहीं होता। जैसे स्किन का कैंसर हो गया, तो स्किन का कैंसर हो गया तो स्किन वाले जीन में म्यूटेशन हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? जो स्किन सेल्स है उसमें म्यूटेशन हुआ है ना, तो उसको स्किन का कैंसर हो गया। तो स्किन का कैंसर कहाँ पे हुआ है? स्किन सेल में। तो स्किन सेल आपका नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब उसके प्रोजेनी के पास में म्यूटेशन पास नहीं हो। समझ में आया क्या? म्यूटेशन फादर से प्रोजेनी की तरफ या जो भी पेरेंट है उससे प्रोजेनी की तरफ कब पास होता है? जब म्यूटेशन कहाँ पे हो? जर्म सेल में हो। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जर्म सेल में किसी भी टाइप का अगर चेंज आप करते हो तो उससे बनते हैं गैमेट्स। ठीक है, और गैमेट्स अगर बनते हैं तो ही आप बोलोगे कि आपका प्रोजेनी में पास हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो जर्म लाइन म्यूटेशन का मतलब क्या कि जर्म सेल जो गैमेट प्रोडक्शन करते हैं, इसमें अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो हमखास आपके प्रोजेनी के पास में पास होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रोजेनी की तरफ अगर आपको ये वाला कंडीशंस लाना है, हेरिडिटरी मतलब ये वाला कंडीशन एक्सप्लेन करना है, तो जर्म लाइन म्यूटेशन करना पड़ेगा। बट अगर आपको सिर्फ ये वाला कंडीशन एक्सप्लेन करना है तो इसमें अपन क्या करेंगे रे? सोमैटिक सेल में म्यूटेशन कर देते हैं। तो सोमैटिक सेल में म्यूटेशन अगर आप करोगे तो सोमैटिक सेल से तो गैमेट नहीं बनते। सोमैटिक सेल से गैमेट बनते हैं क्या? नहीं। तो मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकता है क्या? नहीं। इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर दी जनरेशन, मतलब एक ही जनरेशन तक वो लागू रहेगा, वो आगे वाले जनरेशन तक पास नहीं होगा। ऐसा सुना है क्या कभी कि फादर को स्किन कैंसर हुआ है तो उसके प्रोजेनी को भी स्किन कैंसर हो गया? पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अगर म्यूटेशन कहाँ पे हुआ हो?
जर्म लाइन में हो, मतलब उसमें वो म्यूटेशन जर्म लाइन में पाया जा रहा है, तो वो आपका हेरिडेटरी हो गया, मतलब वो आनुवंशिक है ना, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो म्यूटेशन जो है इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सोमैटिक, दूसरा होता है जर्म लाइन। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की अगर अब हम बात करें तो अलग अलग म्यूटेशंस हमें पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में फर्स्ट आपका इंसर्शन, सुना है क्या रे इंसर्शन? हाँ, क्या होता है इंसर्शन? इंसर्शन मतलब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो जैसे अपन पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पे ATGC ये आपका सीक्वेंस है, ठीक है, और इसमें एक नया न्यूक्लियोटाइड अगर आपका ऐड हो गया, ठीक है, एक नया न्यूक्लियोटाइड अगर ऐड हो गया तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि वो आपका इंसर्शन है। ठीक है, ये क्या हो गया? इंसर्शन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है डिलीशन। दूसरा है डिलीशन। फिर से यहाँ पे ATTGC ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, और इसमें आपका जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा ये डिलीट हो गया, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड आपका यहाँ से डिलीट हो गया। अगर न्यूक्लियोटाइड यहाँ से डिलीट होता है तो इसको अपन बोलेंगे डिलीशन। ठीक है, इंसर्शन हो या डिलीशन हो, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहां तक ठीक है क्या? यहां तक ठीक है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेम शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? फ्रेम शिफ्टिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास में ATGC AAC AT जो भी है, ठीक है, इस केस में क्या होता है कि अगर आप कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या कर रहे हो? डिलीट कर रहे हो, ठीक है, या इंसर्ट कर रहे हो, तो सीक्वेंस में क्या चेंज आएगा? जैसे ATGC ACA ये आपका इंसर्शन हो गया। उसके बाद में ये अगर अपन बात करते तो ये आपका डिलीशन हो गया। ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ये इंसर्शन दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आपको डिलीशन दिख रहा है। ठीक है, फ्रेम शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला कोडॉन आपका फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका सेंस स्टैंड है, तो हमारे ऊपर आ जाएगा AUG, बराबर, जो इनिशिएशन कोडॉन है। तो ये पहला कोडॉन, ठीक है, ये पहला कोडॉन था आपका, ये दूसरा कोडॉन था, ये तीसरा कोडॉन। ठीक है, इंसर्शन की वजह से क्या होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड आपका इंसर्ट हो गया तो दूसरा कोडॉन बना भी CAT इंस्टेड ऑफ CAA। ठीक है, उसके बाद बना ACA। जो T दिख रहा है आपको, ये T कहाँ पे चला गया? T आपका चला गया नेक्स्ट कोडॉन में। समझ में आ रहा है क्या? तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है? चेंजेस आपको कहाँ से दिख रहे हैं? चेंजेस आपको उस पॉइंट से दिख रहे हैं जहाँ पे वो इंसर्ट हुआ या डिलीट हुआ। समझ में आया क्या? इसके पहले वाले अपस्ट्रीम वाले जो है इसमें कोई भी चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे, बट इसके आगे में आपको चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी आपका न्यूक्लियोटाइड या बेस इंसर्ट हुआ है उसके आगे सारी फ्रेम आपकी शिफ्ट हो जाएंगे। फ्रेम मतलब इंडिविजुअल कोडॉन्स को बोला गया। समझ में आ रहा है क्या? तो हर एक फ्रेम आपकी चेंज हो जाएगी। अगर आप ये डिलीशन की बात करते तो पहला कोडॉन तो आपका ATG रहेगा, क्योंकि अपस्ट्रीम साइड पे कोई भी चेंजेस नहीं मिलते, तो ATG पहला कोडॉन। तो दूसरा कोडॉन आपका बन गया अभी CA
CAC, दूसरा कोडन था हमारा कौन सा, CAA था, अब कोडन बन गया CAC। समझ में? अब डिलीशन की केस में फ्रेम आगे नहीं बढ़ेंगे, फ्रेम पीछे आएंगे, है ना। जो आगे वाला कोडन था उसका न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम वाले कोडन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो एक एक न्यूक्लियोटाइड आपका शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो, ये हो गया इंसर्शन डिलीशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, यहाँ तक इधर का हो गया क्या? उसके बाद में नेक्स्ट बेस सब्स्टिट्यूशन। बेस सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? बेस सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ATGCA TACGT ये आपका डबल स्टैंडर्ड DNA। ठीक है, ये आपका क्या है? डबल स्टैंडर्ड DNA। इसमें अगर आपका GC बेस पेयर के जगह पे आ जाता है AT बेस पेयर, तो चेंजेस आपको कैसे दिख रहे हैं? TACA तो आपको चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है क्या? चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसमें अगर आप अच्छे से देखोगे तो ऊपर वाला स्टैंड जो है इसको ओरिएंटेशन बताते हैं 5' टू 3', नीचे वाला स्टैंड जो है इसको बताते हैं 3' टू 5'। अगर हम 5' टू 3' ओरिएंटेशन अगर बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, 5' टू 3' ओरिएंटेशन अगर हम बता रहे हैं तो इस केस में क्या होता है रे? G के जगह पे क्या आ गया? G जहाँ पे था वहां पे आ गया A आ गया। तो बोलेंगे कि G के जगह पे A आ गया। तो जहां पे T था, जहां पे C था वहां पे क्या आ गया? T आ गया। यहां तक ठीक है क्या? तो अगर प्यूरिन की जगह पे प्यूरिन आता है, ठीक है, प्यूरिन की जगह पे प्यूरिन आता है या पिरिमिडिन की जगह पे पिरिमिडिन आता है तो इसको बोलेंगे अपन ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन। बट अगर प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय pyrimidine, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय pyrimidine, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसवर्शन। समझ में आ रहा है क्या? तो वैसे ही आपका उल्टा हो जाएगा, pyrimidine रिप्लेस बाय प्यूरिन। ठीक है, यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? उधर का हो गया।
तो बेस सब्स्टिट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन और ट्रांसफर, जैसे कि हमने बोला था, ठीक है, हमने क्या बोला था कि आपका जो पहला म्यूटेशन कौन सा पढ़ा था, इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्शन और डिलीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बेस सब्स्टिट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन, ठीक है। तो इस केस में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहला है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन, जो भी टर्म पढ़ रहे हैं ना अपन, ये सब 2-2 मार्क वाली टर्म है, ठीक है, एक ना एक टर्म आती है 2 मार्क के लिए। साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सुनो, अगर हम बेस सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, बेस सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है रे कि जैसे आपका यहाँ पे ATG है, ठीक है, ATG है, तो इस जगह पे क्या आता है, तो बोलेंगे ये TAC इसके अपोजिट में है। हम क्या करेंगे, जो सेकेंड वाला जो आपका बेस पेयर है, ठीक है, सेकेंड वाला बेस पेयर है, इसको चेंज करेंगे, ठीक है, या फिर हम अपना फर्स्ट वाला बेस पेयर चेंज कर सकते हैं, या फिर हम अपना थर्ड वाला बेस पेयर चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, आपके पास में AAA है, ये ट्रिपल ए, कौन सा कोडॉन आएगा यहाँ पे, ये ट्रिपल A है, और इसके अगेंस्ट में ट्रिपल T है। हमने बोला कि ये अपना ये आपका सेंस स्ट्रैंड है और ये आपका नॉन सेंस स्ट्रैंड है, तो इससे ये आपका क्या हो गया, सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड मतलब उसका सेंस mRNA में रहेगा, सिर्फ U T के जगह पे U होता है, तो हमारे mRNA में क्या आ जाएगा, हमारे mRNA में आ जाएगा U। समझ में आ रहा है क्या सबको? ठीक है, हमारे mRNA में क्या आ जाएगा, U। अब ये ट्रिपल U इज कोड फॉर फिनिलैलनाइन, है ना। अगर हम थर्ड वाला बेस पेयर को चेंज करते, थर्ड वाला बेस पेयर है इसको चेंज करते, तो थर्ड बेस पेयर जो है इसके जगह पे हम लाएंगे किसको, तब हम बोलेंगे कि इसके जगह पे आ गया अभी आपका AAG, ठीक है, AAG, तो हमारा कोडॉन क्या हो गया रे, UC हो गया है ना, क्योंकि इसके अगेंस्ट में क्या रहेगा, TTC रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इसके जगह पे हमने किसको लाया, GC बेस पेयर को। ट्रांजिशन है कि ट्रांसवर्शन है, क्या है, ट्रांजिशन है कि ट्रांसवर्शन है, ये ट्रांजिशन का एग्जांपल है, ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, ट्रांजिशन का। हम इसमें ट्रांजिशन कर रहे हैं, प्यूरिन की जगह पे प्यूरिन, पिरिमिडिन की जगह पे पिरिमिडिन ला रहे हैं। अब कोडॉन आपका चेंज हो गया, UUC, किसको कोड करेगा रे ये, UUC किसको कोड करेगा, फिनिलैलनाइन को ही कोड करता है ना। पहले वाले जो 2 कोड होते हैं फिनिलैलनाइन के लिए होते हैं, मतलब ये भी किसको कोड कर रहा है, फिनिलैलनाइन को कोड कर रहा है ना। मतलब अगर अपने थर्ड बेस पेयर पे अगर चेंजेस लाए हैं, ठीक है, थर्ड बेस पेयर पे चेंजेस लाए हैं, तो उस केस में आपका सेम अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट होता है। समझ में आ रहा है? कोडॉन भले ही चेंज हो गया, बट बिकॉज ऑफ डिजेनरेसी और रिडंडेंसी ऑफ जेनेटिक कोड, एक ही कोडॉन एक ही अमीनो एसिड के लिए नंबर ऑफ कोडॉन्स होते हैं। तो एक अमीनो एसिड के लिए नंबर ऑफ कोडॉन्स है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कोडॉन चेंज होता है और उसके कारण सेम अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट होता है, तो म्यूटेशन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि म्यूटेशन
हुआ है ये कब पता चलता है? जब फिनोटाइपिक चेंजेस हो। समझ में आ रहा है ना? फिनोटाइपिक चेंजेस अगर हो रहे हैं तो अपन बोलते हैं कि म्यूटेशन हुआ है, बट फिनोटाइपिक चेंजेस आपको दिखेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि कोडॉन भले ही चेंज हो गया बट अमीनो एसिड सेम इनका। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका कौन सा म्यूटेशन? साइलेंट म्यूटेशन, जो आपको कभी भी आपको यहाँ पे फिनोटाइपिक इफेक्ट इसका दिखाई नहीं देता। और इसी टाइप के म्यूटेशंस अगर नंबर ऑफ जनरेशन तक एक्यूमुलेट होते जाते हैं तो हमारे फिनोटाइप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। फिनोटाइप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब नेचर उसको अलाउ कर रहा है। हमारे डीएनए में इस टाइप की म्यूटेशन एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, और म्यूटेशन एक्यूमुलेट होना इसका मतलब चेंजेस होना, और चेंजेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन ऐसे ही होता है, बट इवोल्यूशन जो है ये कांस्टेंट फेज होता है। कांस्टेंट फेज मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का म्यूटेशन रेट क्या होता है? सेम होता है, अलग अलग होता है। तो जैसे इकोलाई का अलग रहेगा, बैक्टीरिया का अलग रहेगा, यूकैरियोट में ह्यूमन का अलग रहेगा, डॉग का अलग रहेगा, चिंपांजी का अलग रहेगा। मतलब म्यूटेशन रेट अलग अलग है, बट हर एक स्पीशीज का म्यूटेशन रेट कांस्टेंट होता है। जैसे हमारा म्यूटेशन रेट जो है वो 1 × 10⁻⁶ है। -6 का मतलब क्या है? 10 लाख न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर अपन जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो एक रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। समझ में आ रहा है? तो हमारा म्यूटेशन रेट ये है, तो दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का कोई और होगा। समझ में आ रहा है क्या? ह्यूमंस में जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे इसमें ये चेंजेस हो रहा है, तो आपके इसमें सेम चेंजेस हो रहे हैं। सेम मतलब वहीं पे नहीं, वो रेट से, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है। ये चेंजेस जो है ये एक्यूमुलेट होते जाएंगे। क्यों एक्यूमुलेट हो रहे हैं? क्योंकि आपके हेल्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके फिनोटाइप के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ेगा तो अपन बोलेंगे कि वो चेंजेस एब्रप्ट चेंजेस है, और एब्रप्ट चेंजेस को नेचर कभी भी अलाउ नहीं करता। एब्रप्ट चेंजेस का एग्जांपल है कैंसर। कैंसर जैसे अपन बोलते हैं ना कि मेरे को इवोल्यूशन करना है, इवोल्यूशन करना है मतलब चेंजेस लाने हैं, तो इवोल्यूशन आपके हिसाब से नहीं होता, इवोल्यूशन नेचर के हिसाब से होता है। अगर ऐसा होता तो अपन लैमिनार एयर फ्लो में यूवी लाइट चालू करते, उसके अंदर में बैठ जाते, तो चेंजेस ही चेंजेस हो जाते हैं, बट करते नहीं करते, है ना। तो देखो यहाँ पे साइलेंट म्यूटेशन जो है ये, इसमें म्यूटेशन क्या होते जाता है? एक्यूमुलेट होते जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा है न्यूट्रल म्यूटेशन। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये न्यूट्रल म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, बट ये सिर्फ अपने को समझ में आना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, 2 मार्क के लिए ये दोनों में से एक टर्म आया तो गलती नहीं करना है। साइलेंट, साइलेंट मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब देखो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये ट्रिपल ए है, ये क्या है? ट्रिपल ए। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में एक कोडॉन है, ठीक है, जैसे अस्पार्टेट के लिए कोडॉन बता सकते हैं क्या? अस्पार्टेट के लिए कोडॉन बता सकते हैं क्या? जो ग्लाइसिन के लिए कोडॉन है हमारे पास में, क्या है ग्लाइसिन के लिए? डी, जी, ए से लेकर लास्ट तक, चारों भी कोडॉन। एलेनिन के लिए कौन सा है? सी, सी की जी, डी, सी, यू, सी, जी। आपका सेकेंड बॉक्स था ग्लाइसिन, एक छोड़ दो एलेनिन, है ना। तो जी, सी और उसके बाद में UCAG, है ना। तो जी, सी और उसके बाद में ये टी, ये अपना सेंस स्टैंड है। कौन सा स्टैंड है? सेंस स्टैंड। आ जाएगा GCU, समझ में आ रहा है? उसके बाद में आपके पास एलेनिन के लिए क्या है? जी, जी, यू मतलब टी। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो चेंज कैसे हुए। पहले में चेंजेस हुआ है क्या? नहीं। दूसरे में हुआ है, तीसरे में नहीं हुआ है। चेंजेस कहाँ पे किया अपन ने? सेकेंड बेस पेयर में चेंजेस किए। समझ में आ रहा है क्या? सेकेंड बेस पेयर में चेंजेस किए। क्या किया? सी की जगह पे जी लाया। सी की जगह पे जी लाया मतलब
सी की जगह पे जी लाया मतलब ये आपका पहला डीएनए था CGA। इसमें चेंजेस क्या किए अपने, क्या चेंजेस किए, CGA, ठीक है। हमने क्या चेंजेस किए थे, हमने चेंजेस किए हैं सी की जगह पे किसको लाया, जी को। बेस पेयर क्या था, सीजी था ना, इसको हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ में, जीसी के साथ में। तो ट्रांजिशन की ट्रांसवर्शन, ट्रांसवर्शन कैसे पहचाना, पहला बेस पेयर देखना पिरिमिडीन है, यहाँ पे क्या आया प्यूरिन, तो प्यूरिन रिप्लेस बाय पिरिमिडीन, तो ये हो गया ट्रांस, ठीक है। अब देखो ये आपका जो बेस पेयर था उसको अपन ने चेंज किया, इसके कारण ये किसको कोड करता था रे, ये एलेनिन को कोड करता था, बराबर है क्या, ये किसको कोड करता है, किसको, एलेनिन को, और ये किसको कोड कर रहा है, ग्लाइसिन को, ठीक है क्या। इससे क्या कोडॉन बना, कोडॉन बना जी जी यू, इससे क्या कोडॉन बना जी सी यू, बराबर है ना, ठीक है। लास्ट वाला बॉक्स ग्लाइसिन का और सेकेंड वाला बॉक्स, स्टार्टिंग से सेकेंड वाला बॉक्स आपका एलेनिन का। तो GCU चेंजेस हुए बीच वाले न्यूक्लियोटाइड है ना। तो इस केस में जो अपन ने ट्रांसवर्शन किया उसके वजह से क्या हुआ, कोडॉन चेंज हो गया, कोडॉन पूरा चेंज हो गया ना, GCU था तो यहाँ पे क्या बन गया GGU। बट ये जो चेंजेस हुए हैं इसके कारण ग्लाइसिन के जगह पे कौन सा आया अमीनो एसिड, एलेनिन आया। और एलेनिन जो है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, एसिडिक, बेसिक, क्या होता है, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन क्या था, एलिफेटिक ग्रुप पढ़ा था, मतलब वो क्या थे, हाइड्रोफोबिक थे ना। तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड एलेनिन और ग्लाइसिन ये दोनों भी क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की जगह पे हाइड्रोफोबिक आ गया, हाइड्रोफोबिक की जगह पे हाइड्रोफोबिक आ गया, तो उसको बोला जाता है कि यहाँ पे ये जो प्रोटीन रहेगा हाइड्रोफोबिक की जगह पे हाइड्रोफोबिक आया तो क्या चेंजेस होंगे ना, तो प्रोटीन के कन्फर्मेशन में चेंजेस हुए भी होंगे तो भी आपको वो दिखाई नहीं दे रही, या फिर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। दो कंडीशंस आ सकती है, आपका जो अमीनो एसिड आपने इनकॉर्पोरेट किया उसके कारण चेंजेस हुए, तो चेंजेस क्या हुए, उसके कन्फर्मेशन पूरा चेंज हो गया। सुन लो पहले, आपका जो कन्फर्मेशन है पूरा चेंज हो गया, कन्फर्मेशन चेंज हुआ बट उसकी एक्टिविटी चेंज नहीं हुई, कन्फर्मेशन चेंज हुआ बट उसकी एक्टिविटी चेंज नहीं हुई, ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि सेम प्रॉपर्टी वाला अमीनो एसिड आया उसके कारण कन्फर्मेशन भी चेंज नहीं हुआ, उसकी एक्टिविटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो प्रोटीन की एक्टिविटी अगर चेंज नहीं हुई तो फिनोटाइप में भी कोई भी आपको चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, तो उस टाइप के म्यूटेशन को बोला जाता है न्यूट्रल म्यूटेशन। समझ में आया क्या, तो प्रोटीन की एक्टिविटी अगर चेंज नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ चेंजेस, प्रोटीन में चेंजेस हो रहे हैं, पहले केस में चेंजेस हो रहे थे क्या, नहीं हो रहे थे, है ना। पहले केस में प्रोटीन का सीक्वेंस में चेंज नहीं हुआ, दूसरे केस में प्रोटीन के सीक्वेंस में चेंज हुआ बट उसकी एक्टिविटी चेंज नहीं हुई, इसलिए उसको बुलाता है न्यूट्रल म्यूटेशन, ठीक है क्या। आप अपने हिसाब से जो लिखना है आपको लिखो, ठीक है। न्यूट्रल और साइलेंट दोनों में डिफरेंस समझ में आया, पहले वाले में प्रोटीन के सीक्वेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, दूसरे वाले में चेंज हो रहा है, ठीक है, बट प्रोटीन की एक्टिविटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है यहां तक। उसके बाद में थर्ड न्यूट्रल म्यूटेशन के बाद में है आपका नॉनसेंस म्यूटेशन, कौन सा, नॉनसेंस म्यूटेशन।
ठीक है। नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब क्या है? नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब अगर यहां पे आपके पास ए टी 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 जी है, क्या है? टी टी जी, ठीक है। तो ये जो है ये किसके लिए कोड करता है? ल्यूसीन के लिए। किसके लिए कोड करता है? ल्यूसीन के लिए। इससे कोडॉन क्या बनेगा? इससे कोडॉन क्या बनेगा? ये आपका सेम स्ट्रैंड है, तो इससे कोडॉन क्या बनेगा? यू यू जी, है ना? यू यू जी कोडॉन बनेगा। यू यू जी कोडॉन बनेगा, इसका मतलब क्या? ये हम सेम स्ट्रैंड पढ़ते जा रहे हैं। हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो अपन मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड पढ़ सकते हैं। आपको अगर कॉम्प्लीमेंटेशन पढ़ना है तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? सेम स्ट्रैंड का सेम सीक्वेंस आपके mRNA में आता है, तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है। नॉनसेंस स्ट्रैंड मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस mRNA के पास में होता है, ठीक है। टीटीजी यहाँ पे आ जाएगा यू यू जी, एंड इट इज कोड फॉर ल्यूसीन। किसको कोड करता है? ल्यूसीन को। अगर हम बोलते हैं कि इसमें चेंजेस हो गए, तो चेंजेस कैसे हुए? चेंजेस कैसे हुए रहे? तो हम बोलेंगे कि टी टी ए आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? टी टी ए आ गया। चेंजेस कहाँ पे हुए? थर्ड पोजीशन पे, बराबर। क्या है? ट्रांजिशन है कि ट्रांसवर्शन है? हाँ, क्या है? जीसी बेस पे रिप्लेस बाय एटी बेस पेयर। जी की जगह पे ए है ना, हाँ, तो जीसी रिप्लेस बाय एटी क्या है? ट्रांजिशन की ट्रांसवर्शन, ट्रांजिशन है। तो यहाँ पे आपका mRNA आ जाएगा, कौन सा? mRNA के ऊपर आ जाएगा कोडॉन यू यू ए। क्या है यू यू ए? कौन सा कोडॉन बोलते हैं अपन उसको? ये आपका नॉनसेंस कोडॉन है ना, टर्मिनेशन कोडॉन है ना। नॉनसेंस कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है रे? नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है। यहाँ तक ठीक है क्या? उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सपेंशन। ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सपेंशन। ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास में एक कोडॉन है, या फिर 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है, CG, ठीक है। या फिर आप इसके जगह पे CGG लिख लो या CAG लिख लो। अब ये एक कोडॉन है, ठीक है, या एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस जो है कोई जीन में ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है ये नंबर ऑफ टाइम रिपीट करता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ टाइम रिपीट करता है। यहां तक ठीक है क्या? अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम का, तो उसमें FMR1 जीन जो है, ठीक है, FMR1 जीन जो है, तो इसमें आपके पास CGG ये जो सीक्वेंस है ये कितने बार रिपीट करता है? तो अपन बोलेंगे कि CGG रिपीट
जो है ये आपको 12 to 55 रिपीट्स मिलते हैं। कितने? 12 to 55 रिपीट्स मिलते हैं। मतलब वो FMR1 जीन जो है ये होता है कहाँ पे? एक्स क्रोमोसोम के टिप के ऊपर, ठीक है। मतलब ये आपका एक्स क्रोमोसोम है ना, तो यहाँ पे होता है ये आपका FMR1 जीन। इसको अगर खोल के देखोगे तो इसमें आपको क्या मिलेंगे? ये रिपीट्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे? ये रिपीट्स मिलेंगे। बट जिसमें भी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है तो उसमें ये रिपीट्स का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, रिपीट कितना बढ़ गया है? तो ये रिपीट आपका 55 से 500 तक बढ़ जाता है। 55 से 500 तक बढ़ जाता है। और ये रिपीट अगर आपका बढ़ गया किसकी वजह से? ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सपांशन की वजह से। और ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सपांशन क्या है? वो हो गया क्या? ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सपांशन क्या है? और ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सपांशन जो है इसके लिए किस टाइप का म्यूटेशन होना चाहिए? तो जैसे अपन बोलते हैं कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब बढ़ना, है ना। तो जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड है ये नॉर्मल रिपीट है, ये नॉर्मल है तो कुछ भी नहीं होगा। बट अगर ये रिपीट आपका 55 से ऊपर तक बढ़ते हुए जाता है तो उस केस में क्या होता है? आपका जो एक्स क्रोमोसोम है इसके टिप जो है इसके ऊपर ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से एक्स क्रोमोसोम यहाँ से ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। समझ में आ रहा है क्या? देखो आपके पास में ये जहां पे भी रिपीट नंबर ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ अनइक्वल क्रॉसओवर और स्ट्रैंड स्लिपेज, ठीक है। अनइक्वल क्रॉस ओवर या फिर स्ट्रैंड स्लिपेज जो है इसके कारण आपके अलग अलग म्यूटेशंस होते हैं। जैसे आप इंसर्शन पढ़ सकते हो। अब इंसर्शन में हमने एक ही न्यूक्लियोटाइड ऐड किया है, जरूरी थोड़ी एक ही होगा, 2-4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई इंसर्शन रहेगा। आपने एक साथ बाहर निकाला 2 से लेकर 4 तक तो बोलेंगे वो भी डिलीशन है, और ज्यादा निकाला तो भी वो डिलीशन। इंसर्शन नहीं रहेगा, डिलीशन रहेगा। समझ में आएगा? तो इंसर्शन डिलीशन के लिए आपका स्ट्रैंड स्लिपेज रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सपांशन जो है ये भी इसी म्यूटेशन के कारण होता है। अगर अपन क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करते तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी इसी के कारण होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब क्या? क्रोमोसोमल म्यूटेशन अपन क्या पढ़ रहे हैं? जीन म्यूटेशन। अपन क्या पढ़ रहे हैं? ये जो भी पढ़ रहे हो क्या है? जीन म्यूटेशन। इंडिविजुअल जीन में पढ़ रहे हैं ना, एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करो, डिलीट करो। अगर मैंने बोला कि पूरा क्रोमोसोम ही डिलीट कर दो तो वो क्या रहेगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एक पूरा क्रोमोसोम है उसका बड़ा फ्रैगमेंट डिलीट कर दो तो वो क्या रहेगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोम की कॉपी नंबर बढ़ा दो तो वो क्या रहेगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी हमें पढ़ना है, बट अभी फिलहाल में क्या पढ़ रहे हैं अपन? जीन म्यूटेशन। एक छोटा सा फ्रैगमेंट है डीएनए का, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमने बोल तो दिया कि अनइक्वल क्रॉसओवर स्ट्रैंड स्लिपेज के कारण ये म्यूटेशंस होते हैं। ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सपांशन इसी के कारण होता है। बट ये स्ट्रैंड स्लिपेज का मतलब होता क्या है? ठीक है, जहां पे भी क्या है रे, जहां पे भी आपके क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है। जैसे मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, ठीक है। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस मतलब क्या है आपके पास में? CGG, ठीक है।
या फिर सिंपल सा समझने के लिए मैं आपको ट्रिपल यू सॉरी ए ये रिपीट है अपना, ठीक है। क्या होता है कि जब भी रेप्लिकेशन हम करते हैं, ठीक है, जब भी हम रेप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है कि ये जो आपका नंबर ऑफ रिपीट है, ठीक है, नंबर ऑफ रिपीट है, तो रेप्लिकेशन हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और रेप्लिकेशन करने के बाद में क्या होगा, यहाँ तक रेप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली कौन सा स्टैंड चलता जा रहा है, पॉली ए वाला सीक्वेंस चलता जा रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि हम कंटिन्यूसली ए के अगेंस्ट में टी ऐड करते जा रहे हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज वहां से स्लिप हो जाता है। उसको लगता है मेरे को से कोई तो भी गलती हो रही कि कंटिन्यूस ए के अगेंस्ट में टी ऐड करते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या। तो डीएनए पॉलीमरेज वहां से स्लिप हो जाता है। डीएनए पॉलीमरेज स्लिप होने के बाद में क्या करता है, फिर से टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ में बाइंड करेगा। तो अगर स्लिप होने के बाद अगर ये फिर से पीछे जाके बाइंड हो जाता है, पीछे जाके बाइंड हो गया, तो क्या हो गया, पॉली ए सीक्वेंस है, ये स्ट्रैंड के ऊपर क्या है, पॉली टी सीक्वेंस है। क्या होगा रे, कुछ स्ट्रैंड आपका ऐसे लूप आउट हो जाएगा जो एक्स्ट्रा है। पेयरिंग तो होगी क्योंकि पॉली ए टी सीक्वेंस है, तो आगे पीछे भी हो गया तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनने वाला है, समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे स्ट्रैंड स्लिपेज के कारण क्या होता है कि आपका ये लूप फॉर्म हो जाता है। लूप अगर फॉर्म हो गया तो फिर से आपका यहाँ से पॉलीमराइजेशन करना स्टार्ट हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा। बट इतने पोर्शन में क्या हो गया, इतने पोर्शन में जो अपना प्रोजेनी स्ट्रैंड था वो स्लिप हो गया। प्रोजेनी स्ट्रैंड क्या हो गया, स्लिप हो गया। तो प्रोजेनी स्ट्रैंड स्लिप होने के कारण इतने सीक्वेंसेस एक्स्ट्रा के बने, समझ में आएंगे। तो वैसे ही ये CGG या CAG जो भी रिपीट है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट, तो इस केस में वैसे होगा, स्ट्रैंड स्लिप हो जाएगा क्योंकि बार बार ये कोडॉन रिपीट होते जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो स्ट्रैंड आपका स्लिप हो गया, स्ट्रैंड स्लिप होने के बाद फिर से डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम एंड को पकड़ेगा, फिर से बाइंड करेगा और उसके बाद में फिर से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगा। तो आप जब भी रेप्लिकेशन करते हो तो 1, 2 या 3 या उससे भी ज्यादा कोडॉन्स ऐड हो सकते हैं एक्स्ट्रा। तो आपका हर रेप्लिकेशन में ये रिपीट क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये रिपीट अगर बढ़ने के कंडीशन से हंटिंगटन डिसीज जो है उसमें CG सीक्वेंस होता है। तो हंटिंगटन डिसीज में ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड जो है ये एज के साथ में बढ़ते हुए जाते हैं। लीथल एलल अपन ने पढ़ा था ना, लीथल एलल के केस में अपन ने क्या पढ़ा था कि लीथल एलल हमेशा आपका रिसेसिव होता है। दो एलल्स आते हैं तभी लीथैलिटी बढ़ती है, इसलिए होमोजाइगस आपको कभी दिखाई नहीं देता। बट हंटिंगटन डिसीज डोमिनेंट डिसऑर्डर, हंटिंगटन डिसीज डोमिनेंट डिसऑर्डर, अपन क्या बोलते हैं कि लिथैलिटी वाला अगर कोई एलल है, लिथल एलल है, तो वो होमोजाइगस रिसेसिव होता है तभी लिथैलिटी आती है। बट हंटिंगटन को अपन बोलते हैं डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब वो डोमिनेंट है, फिर हंटिंगटन के पेशेंट आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो हंटिंगटन का जो प्रोटीन है वो कब एक्सप्रेस होता है, जीन कब एक्सप्रेस होता है, आपका 50 इयर्स के बाद में, इसलिए वो इंडिविजुअल्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। अब देखो कि ये स्लिपेज हो गया तो अपन अपना क्या हो गया, इंसर्शन हुआ कि डिलीशन, इंसर्शन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या आ सकता है कि जैसे पॉली ए है तो इसमें से जो टेम्पलेट स्टैंड है इसके ऊपर 1 या 2 या 3 या उससे भी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये आपके लूप आउट हो गए। पॉली सीक्वेंस है तो उसके कारण ये क्या हो गया, यहाँ से लूप आउट हो गया। 100 रिपीट थे मान के चलो, तो 100 में से 1-2 बाहर निकल गए मतलब लूप फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस केस में डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा रे, इनके अगेंस्ट में ही ऐड करेगा, इसके अगेंस्ट में ऐड करेगा, मतलब एक लूप आउट हो गया किसके ऊपर, टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर, तो वो हो गया डिलीशन। ऊपर 100 थे, नीचे कितने ऐड किए 99, तो अपन उसको डिलीशन। इसमें अगर स्ट्रैंड में जो प्रोजेनी स्ट्रैंड था उसका एक आधा न्यूक्लियोटाइड लूप आउट हो गया तो उसको बोलेंगे अपन इंसर्शन, क्योंकि वो लूप आउट हो गया तो अपने को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंसर्शन। तो इंसर्शन और डिलीशन ये किसकी वजह से होता है, स्ट्रैंड स्लिपेज के कारण। स्ट्रैंड स्लिपेज मतलब समझ में आया। अनइक्वल क्रॉसओवर, अनइक्वल क्रॉसओवर का मतलब क्या, जैसे ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक
ठीक है, ये किसके साथ में पेयरिंग करेगा रे? तो हम बोलेंगे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ में ही पेयरिंग करेगा। अपन इसको बराबर ऐसे ही क्यों निकालते हैं? इसको एक को अपन ऐसा और दूसरे को यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि ऐसी पेयरिंग कभी नहीं होती। समझ में आया क्या? ऐसी पेयरिंग कभी नहीं होती। पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पेयरिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो ही पेयरिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब फॉर्म होता है? जब सीक्वेंस सिमिलरिटी हो। तो जब दोनों क्रोमोसोम इक्वली अलाइन करते हैं तभी उनका सीक्वेंस मैच होता है। सीक्वेंस मैच होता है तभी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और इसीलिए होमोलॉगस क्रोमोसोम एग्जैक्ट पेयरिंग करते हैं। बट कभी कभी केस में क्या होता है कि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के कारण वो स्ट्रैंड थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। जैसे अपन बोलते हैं कि ये पॉली सीक्वेंस है, पॉली सीक्वेंस में क्या होता है रे कि आपकी वो रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स है ना, 50 टाइम्स है, मान के चलो 50 टाइम्स है, मतलब ये जैसे ये आपका रिपीट है और ये आपका रिपीट है, ठीक है, और इसकी वजह से पेयरिंग हो रही है, तो अपन बोलते हैं एग्जैक्ट पेयरिंग हो रही है। बट रिपीटेड सीक्वेंस है तो थोड़ा सा एक कोडॉन अगर मैंने नीचे लिया तो पेयरिंग होगी नहीं? क्या होगी? क्योंकि रिपीटेड सीक्वेंसेस अवेलेबल है। एक कोडॉन में नीचे तीन न्यूक्लियोटाइड नीचे शिफ्ट हो गया तो भी मेरे को वही सीक्वेंस मिल रहा है ना। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर ऐसा गलती से भी ऊपर नीचे अगर पेयरिंग हो गया तो उसको बोला था अनइक्वल क्रॉसओवर। अनइक्वल क्रॉसओवर या अनइक्वल अलाइनमेंट, ठीक है, जो क्रोमोसोम का अलाइनमेंट पढ़े ना अपन, तो ये अनइक्वल अगर हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अनइक्वल हो गया मतलब इसके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे अगर रिकॉम्बिनेशन हो गया तो जैसे यहाँ पे और इसके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये वाला इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो क्या हुआ रे? इसमें ये क्रोमोसोम का लेंथ बढ़ गया और ये क्रोमोसोम का लेंथ घट गया। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जरूरी नहीं कि पूरा क्रोमोसोम का लेंथ बढ़े घटे, वो अपन क्रोमोसोम म्यूटेशन में पढ़ेंगे। बट फिलहाल अपन क्या पढ़ रहे हैं? जीन म्यूटेशन। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस कैसे बढ़ते हैं? स्ट्रैंड स्लिपेज के कारण या फिर अनइक्वल क्रॉसओवर के कारण। समझ में आएंगे यहाँ तक? चलो, तो ये आपका FMR1 जीन जो है ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के केस में, ठीक है, उसके बाद में हंटिंगटन डिसीज में CAG लिखो। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी CTG,